दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जीरो आवर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव को न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में भारत में संवैधानिक लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। लेकिन संवैधानिक लोकतंत्र की चुनौतियों की बात जब चल रही है तो यह भी देखा जा रहा है कि अपने देश के जो दलित बहुजन राजनीति करने वाले संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, उनकी इसमें क्या भूमिका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इस देश में सबसे अधिक दलित राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ है और दलित और बहुजन समाज के बहुत सारे संगठन और दल समूह इन दोनों राज्यों में एक्टिव हैं। शुरुआत महाराष्ट्र में इनकी हुई थी ज्यादा, फिर बाद में उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम के अभ्युदय के साथ, उनके राजनीतिक अभ्युदय के साथ बहुजन समाज पार्टी का विस्तार हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में तो बाबा साहब के समय से ही लगातार जो दलित बहुजन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्टिव हैं और अलग अलग नामों से वो समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। आज भी आप देखिएगा तो रिपब्लिकन जो ग्रुप्स हैं वो अनेक खेमों में हैं और कई तो ऐसे हैं जो जिलों जिलों में हैं। इसी तरह से बामसेफ के बहुत सारे संगठन हैं जो अलग अलग गुटों में विभाजित हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के और महाराष्ट्र तक ये दो सूबे खास तौर पे, वैसे तो इनकी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है, लेकिन दो सूबों में अपने आप को अंबेडकरवादी, दलितवादी, बहुजनवादी कहने वाली पार्टियों और दलों और समूहों का काफी बड़ा हिस्सा सक्रिय रहता है। लेकिन इस चुनाव में उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल को उठाने वाले सिर्फ गैर बहुजन नहीं है, गैर दलित नहीं है, बहुत सारे दलित, आदिवासी और बहुजन समाज के अन्य हिस्सों के लोग भी हैं। अब आपको मैं बताऊं, शुरुआत में महाराष्ट्र से करता हूं। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी जो संगठन है, ये प्रकाश आंबेडकर साहब इसकी अगुवाई करते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश आंबेडकर साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब उनके ग्रैंडसन हैं और उनके ग्रैंडसन हैं। इसके अलावा वो पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं, बहुत सम्मान उनका है समाज में। लेकिन दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई बहुत महानतम शख्सियत या कोई बहुत महापुरुष, विद्वान, स्कॉलर, युग प्रवर्तक, राजनेता किसी ऐसे व्यक्ति के घर में पैदा हुआ हो, परिवार का वंशज हो, तो कोई जरूरी नहीं कि वो भी उसी की तरह हो। आप देख लीजिए, दुनिया में अनेक महान पुरुष ऐसे हुए हैं, महान स्त्रियां ऐसी हुई हैं, लेकिन उनके परिवार में सारे लोग वैसे ही तो नहीं होते। तो उसी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ग्रैंडसन होने के बावजूद भी प्रकाश आंबेडकर पर, उनकी राजनीति पर बहुत सारे सवाल समय समय पर उठते रहे हैं। इस चुनाव में भी उठ रहा है और इस चुनाव में इसलिए उठ रहा है कि जब पूरे देश में जो उदारवादी लोग हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, बहुजनवादी लोग हैं, जब ये कह रहे हैं कि मौजूदा रिजीम, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसके निशाने पर संविधान भी है, वो संविधान जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जिसकी ड्राफ्टिंग हुई, और बाबा साहब जिस संविधान के बारे में कहते थे कि ये संविधान हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया है, लेकिन अगर इसको भविष्य में इसको चलाने वाले यानी शासन में जो लोग आएंगे, जो जिनके हाथ में संविधान का संचालन होगा, अगर वे सही लोग ना हुए तो ये संविधान धरा का धरा रह जाएगा और देश जो है तबाह हो जाएगा। बाबा साहब जो ये आशंका व्यक्त किए थे या जो चेतावनी दी थी, वो आज सही साबित हो रही है कि उनका संविधान तो है, हालांकि उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, लेकिन संविधान है, पर संविधान जिन लोगों के हाथों में है
जो लोग उसका संचालन करने के लिए उत्तराधिकारी बनाए गए हैं, उन्होंने संविधान की मूल भावना के साथ न केवल खिलवाड़ किया है बल्कि उसको तहस नहस किया है। स्वतंत्रता के मूल्यों को, फ्रीडम यानी लिबर्टी, जस्टिस के मूल्यों को, भ्रातृत्व के मूल्यों को, सबको उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। तो ऐसे दौर में जब संविधान खतरे में है, उसका सत्यानाश किया जा रहा है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पौत्र होने के नाते प्रकाश अंबेडकर पर एक बड़ी चुनौती थी कि वो संविधान की रक्षा में जो लोग कदम ताल कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ एकजुटता दिखाते। शुरू में प्रयास भी हुआ कि इंडिया अलायंस के साथ वो महाराष्ट्र में कोई गठबंधन करेंगे, लेकिन 2019 के चुनाव की तरह 2024 के चुनाव में भी वो किसी भी अलायंस में नहीं जा रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जो संगठन है वंचित बहुजन अघाड़ी, उसने कुछ समय पहले घोषित किया था कि वो 36 सीटें, 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं, 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, कुछ सीटों पर उन्होंने इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को समर्थन जरूर दिया है, जैसे नागपुर में नितिन गडकरी के खिलाफ जो विकास ठाकरे उम्मीदवार हैं, उनको उन्होंने समर्थन दिया है। इसी तरह से बारामती में उन्होंने शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले को समर्थन दिया है। इसी तरह उन्होंने कोल्हापुर में शाहू जी महाराज छत्रपति, जो वास्तविक जो शाहू जी महाराज जो अतीत के हैं महाराजा, जिन्होंने आरक्षण शुरू किया भारत में, उनके वंशज हैं और इनका भी नाम शाहू जी है। अंतर बस यह है कि जो पहले वाले शाहू जी महाराज थे, उनके नाम के आगे छत्रपति लगता था, इनके नाम के आगे पीछे छत्रपति जुड़ा हुआ है। तो शाहू जी महाराज छत्रपति ये चुनाव लड़ रहे हैं कोल्हापुर में, शाहू जी महाराज के अपने वंशज, और ये कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया अलायंस से उम्मीदवार हैं कोल्हापुर से। तो प्रकाश अंबेडकर ने इनको भी समर्थन दिया है। इसी तरह से कुछ एक और उम्मीदवारों को उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन 36 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2 चरण पूरे हो गए हैं। स्वयं वो अकोला से उम्मीदवार हैं, प्रकाश अंबेडकर। अकोला का चुनाव 26 अप्रैल को खत्म हुआ। अब अकोला में जब वो लड़ रहे हैं, तो वहां पर अकोला में 3 उम्मीदवार, वैसे तो कई उम्मीदवार हैं, लेकिन 3 उम्मीदवार प्रमुख हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनूप धोत्रे, अभय पाटिल कांग्रेस पार्टी के, और स्वयं प्रकाश अंबेडकर। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि प्रकाश अंबेडकर साहब की जो सांगठनिक दृष्टि और क्षमता है, यह उसका एक उदाहरण है। उनके अपने भाई जो हैं, वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद राज अंबेडकर कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? अमरावती से। अमरावती का भी चुनाव हो चुका है। रिपब्लिकन सेना के प्रत्याशी वो हैं, और यहां भी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से वो उम्मीदवार नहीं है, वो एक दूसरे दलित ऑर्गेनाइजेशन से, रिपब्लिकन सेना से उम्मीदवार हैं। यानी प्रकाश जी की अपने भाई से भी एकजुटता नहीं हो सकी कि एक ही प्लेटफॉर्म से ये चुनाव लड़े। आनंद राज अंबेडकर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां नवनीत राणा बीजेपी की प्रत्याशी हैं और बलवंत वानखेड़े कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। प्रहार पार्टी के नेता जो प्रहार पार्टी के नेता दिनेश बब भी एक प्रत्याशी हैं। अब मेरा यह कहना है दोस्तों कि कितना बिखराव है एक दल में, जो लोकसभा में एक भी अपना सांसद नहीं रखता है। उनको ऑफर किया था इंडिया अलायंस ने, जिसको महाविकास अघाड़ी कहते हैं महाराष्ट्र में, उनका इंडिया अलायंस का अपना स्टेट चैप्टर, प्रादेशिक एक शाखा। उसने कहा था कि हम आपको 4 सीटें लोकसभा की देने को तैयार हैं, बल्कि मेरी जो जानकारी है कि बाद में 5 सीटें तक कर दी गई, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे राजनीति क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 2019 में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय तो बीजेपी शिवसेना एक साथ थे, लेकिन आपको बताऊं इस बार कहा यह जाता है कि 2019 में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत इसलिए हुई कि प्रकाश अंबेडकर ने समझौता विपक्ष से नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के विभाजन का
फायदा उठाया और चुनाव जीत गई और उसको 7 सीटों का फायदा हुआ। तब प्रकाश आंबेडकर एमआईएम से उन्होंने समझौता किया था। और आप सभी जानते हैं एमआईएम की निकटता ऊपर से भले दिखती ना हो, लेकिन अंदर से निकटता किधर है। एमआईएम देश के उन हर हिस्सों में चुनाव लड़ जाने की बात करता है जहां उसका कोई सामाजिक आधार नहीं होता है, राजनीतिक आधार नहीं होता है, लेकिन अचानक कहीं से चुनाव लड़ जाता है। वो बिहार में चला जाता है चुनाव लड़ने। तो एमआईएम के साथ तो गठबंधन उन्होंने किया, लेकिन जो सेकुलर क्रेडेंशियल वाले संगठन थे उनमें कईयों के साथ जो ऑफर था चुनाव लड़ने का, प्रकाश अंबेडकर ने लड़ने से इनकार कर दिया था उस बार भी, और ठीक 2024 में भी हुआ। ऐसे दौर में जब संविधान खतरे में कहा जा रहा है, और ये कहने वाले कोई नेता केवल नहीं है, बड़े बड़े थ्योरिटिशियन हैं, तो ये प्रकाश अंबेडकर की पूरी राजनीति पर एक सवाल तो उठता ही है दोस्तों। लेकिन इसका एक दूसरा भी पक्ष है कि दलित बहुजन समाज के जो महाराष्ट्र में बहुत सारे युवा कार्यकर्ता हैं, एकेडमिशियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इन लोगों ने एक नया ग्रुप खड़ा किया है, युवा अंबेडकरवादियों ने, पीआरपी, प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन पार्टी। और प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन पार्टी ने अभी कुछ ही दिन पहले क्या, मंडे को, पिछले सोमवार को, इन्होंने मराठी पत्रकार संघ के कार्यालय में मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे पूरा जोर लगाएंगे पूरे महाराष्ट्र में कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के अलायंस के खिलाफ, दलित बहुजन जो समाज है वो एकजुट होकर इंडिया अलायंस के पक्ष में मतदान करे, क्योंकि इस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों, उनके मूल्यों और उनके संविधान पर हमला हो रहा है। तो संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने के लिए दलित बहुजन समाज को वे पूरे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज करेंगे कि वे बीजेपी की जो लीडरशिप में अलायंस है उसके विरोध में खड़ा हो। और ये केवल उन्होंने कहा ही नहीं दोस्तों, सोलापुर में इंडिया अलायंस के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे वंचित बहुजन अघाड़ी यानी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के जो प्रत्याशी थे राहुल गायकवाड़, उनसे अनुरोध जब किया गया तो वो चुनाव से अलग हो गए, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, वो बाहर हो गए। तो एक बड़ी सफलता उनको इमीडिएटली मिली है। लेकिन दुखद है दोस्तों कि ऐसी कोई सफलता उत्तर प्रदेश में मिलती नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में दलित बहुजन समाज के जो युवा हैं उनमें भी विभाजन है। कोई बहुजन समाज पार्टी के साथ है, कोई चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी के साथ है, अब उन्होंने अपनी पार्टी का नया नाम रखा है आजाद समाज पार्टी, उसके साथ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो बिखराव है दलित बहुजन समाज का वो भयानक है, और इसका फायदा सबसे अधिक बीजेपी उठा रही है। दोस्तों, मैं किसी भी दल पर यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि किसके राजनीति में रहने या हर क्षेत्र में उम्मीदवार देने से किसको कितना फायदा हो रहा है, लेकिन यकीनन विपक्ष अगर यूनाइटेड नहीं है तो उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। पिछले चुनाव में 2019 के एसपी और बीएसपी दोनों एक साथ मिलकर लड़े थे, 15 सीटें आई थी। इस बार बीएसपी अकेले लड़ रही है, और सपा ने कांग्रेस के साथ और कुछ अन्य छोटे समूहों के साथ भी एकजुटता अपनी की है। मुझे नहीं मालूम कि चुनाव परिणाम क्या होगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन बीएसपी जो 15 सीटों माने 10 सीटों पर जीती थी, 5 सीट पर बीएसपी जीती थी, वो कितनी सीटों पर इस बार जीतेगी इस बारे में कयास लगाए जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन बीएसपी के इस स्टैंड से कि वो बिल्कुल एकला चलेगी, ऐसे दौर में जब जनता की यूनिटी और जनता के संगठनों की यूनिटी बहुत जरूरी है, ऐसे दौर में एकजुट न होना और एकला चलो का जो उसका जो फैसला है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली निश्चित रूप से फायदा ये पहुंचाएगा। अनेक स्थानों पर जो उम्मीदवार होंगे बीएसपी के, सपा के और कांग्रेस के, वो विपक्षी स्पेस में ही लड़ेंगे, अपोजिशन स्पेस में।
और उसमें जो लोग जो संविधान के पक्ष में हैं, लोकतंत्र के पक्ष में हैं, वे बंट जाएंगे और इसका खामियाजा जो उठाना पड़ेगा उन लोगों को जो दलित बहुजन समाज के लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। और अभी जो मेरी जानकारी है कि बहुजन समाज पार्टी ने 80 सीटों पर तो नहीं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर, काफी सीटों पर उन्होंने अनाउंस कर दिया है चुनाव। वो दरअसल इस बार उनकी लिस्ट जो है एक बारगी नहीं छप रही है, अलग अलग समय पर अलग अलग उम्मीदवारों की घोषणा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कर रही हैं। और अभी कभी 3 उम्मीदवारों की घोषणा करती हैं, कभी 16 उम्मीदवारों की घोषणा करती हैं। यही हाल सपा का भी है। सपा ने भी उम्मीदवारों की सूची, ज्यादातर पार्टियां सूची जो जारी कर रही हैं एक साथ नहीं कर रही हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट मैंने सुना है कि जैसे प्रियंका गांधी के जैसे ही खबर आई है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, तो इंडिया अलायंस की तरफ से, तो अभी बसपा का एक अनाउंसमेंट हुआ है कि वो ठाकुर प्रसाद यादव को उम्मीदवार वहां से बनाएंगी, यानी ठाकुर प्रसाद यादव रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से भी उम्मीदवार खड़ा करने की बात चल रही है। तो इंडिया अलायंस के जो टॉप लीडर्स हैं और जो मोदी शाह की जो जोड़ी है सत्ता की, उसको जो सबसे गंभीर चुनौती देने वाले नेता हैं, उनके खिलाफ भी बीएसपी चुनाव लड़ाएगी या लड़ेगी, ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है। मुझे अभी पता करना है कि अभी शायद अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि वो किन किन और इलाकों में कहां कहां कौन उम्मीदवार दे रहे हैं, खासकर बड़े नेताओं, जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनके खिलाफ। लेकिन वाराणसी में पता चल गया है, जहां माननीय प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी जी, कि वहां पर वो एक मुस्लिम उम्मीदवार को उन्होंने अपना टिकट दिया है। और इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी से बीएसपी ने बहुत बड़े पैमाने पर उम्मीदवार उतारे हैं। इससे कयास लगाया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो विपक्षी खेमा है, उसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के मतदाताओं का जो वोट आना है, काफी हद तक लोग विपक्ष के साथ खड़े होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो उसमें विपक्षी जो पार्टी के तौर पे बहुजन समाज पार्टी भी अगर उम्मीदवार देती है तो विभाजन अवश्यंभावी है। ये जो विभाजन है माइनॉरिटी वोटों का, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये सभी राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो इसको मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फायदा जो होगा वो निश्चित रूप से बीजेपी को होगा। तो दोस्तों, इस बारे में बीएसपी अपने ढंग से दलीलें देती है, अपने ढंग से तर्क देती है। उसको दलीलें देने, तर्क देने, अपने उम्मीदवार तय करने का पूरा अधिकार है। हम बिल्कुल उनके इन अधिकारों का सम्मान करते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि ये कोई जन असामान्य चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। ये देश की संवैधानिकता इस चुनाव में उसकी परीक्षा होनी है कि वो बचेगी नहीं बचेगी, लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा। ऐसे दौर में अगर मायावती जी की अगुवाई वाली बीएसपी विपक्ष के साथ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी उसकी नहीं हो रही है, तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे। इसलिए सवाल उठेंगे कि अगर विपक्षी एकजुटता में शामिल न होने का फैसला मायावती जी ने और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व ने किया है, तो निश्चित रूप से इससे उनकी जो राजनीतिक जो कामयाबी है, एक तो वो भी प्रभावित होगी, परसेंटेज ऑफ वोट से लेकर सीटें प्रभावित हो सकती हैं। वो तो खैर 4 जून के बाद ही कहा जा सकता है कि क्या स्थिति बनेगी। लेकिन जो विपक्ष का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी प्रभावित हो सकता है। देखना है दोस्तों कि इस चुनाव में क्या स्थिति होती है। लेकिन महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में दलितों, आदिवासियों या ओबीसी का, यानी बहुजन समाज, बृहत्तर बहुजन समाज के बीच से कोई पीआरपी जैसी, यानी प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन जो एक फोरम है, इस तरह का कोई फोरम भी नहीं उभर रहा है जो एकजुटता की एक बड़ी कोशिश करे या एक बड़ा इनिशिएटिव ले, जिससे कि संवैधानिक लोकतंत्र पर मंडराते खतरे को भांपते हुए बहुजन समाज एकजुट होकर कहीं अपनी जो एक फैसला है वो उसको अमली जामा पहना सके। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।